औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो क्लास हम लेकर आए हैं ये है क्लास 11th और 10th के लिए। सब्जेक्ट है ये ज़ूलॉजी। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की। तो आज जो बात होने वाली है ये बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की। पहले हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स क्या होती है। बॉडी फ्लूइड्स, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन्स की, क्योंकि हमें ह्यूमन के बारे में ही बात करनी है, ह्यूमन्स की करेंगे। हमारी बॉडी में होते हैं दो किस्म के, 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स जो मेन फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। जो फ्लूइड्स तो हमारे बॉडी में है ये लिम्फ और ब्लड है। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो भी लिविंग थिंग्स है, जानदार है, उनकी बॉडी जो है ये बनी होती है सेल्स की। जब जो बॉडी इनकी सेल्स की बनी होती है इसका मतलब है कि सेल्स लिविंग होते हैं, यानी सेल्स जानदार होती है। तो हर जानदार को, हर लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है फूड और पानी और हवा की। इसका मतलब है हर किसी जानदार को ग़िज़ा, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। जो भी जानदार है इसकी बॉडी सेल्स की बनी हो, इसका मतलब कि हर सेल को ज़रूरत होता है फूड, वाटर और एयर। जब हर जानदार को फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत है तो अगर हम इंसान की बात करेंगे, ह्यूमन की बात, अगर हम सर से पाँव तक लेंगे तो ये सारी बॉडी जो है ये सेल्स की बनी होती है। तो हर सेल को चाहिए, हर सेल लिविंग है और हर सेल को चाहिए फूड, वाटर और एयर। अब सेल को क्या चाहिए? फूड मीन्स इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और पानी चाहिए और हवा चाहिए। तो इसको कैरी करने के लिए खुदा ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम रखा है। इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन चीज़ है ब्लड। तो जो ये ब्लड है यही कैरी करता है फूड, वाटर और एयर। यही पहुंचाता है हर सेल तक ग़िज़ा को, पानी को और हवा को। यह हर सेल तक पहुंचाता है ब्लड, फूड को, वाटर को और एयर को। इसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म जो है ये एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म है। इसी की मदद से हर सेल तक फूड, वाटर और एयर पहुंचता है। तो इसमें क्या अब करना है? इसमें यह करना है कि जो ब्लड है, एक्चुअली हमने देखना है ये ब्लड क्या है, ये ब्लड क्या है और ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। तो पहले हम देखेंगे ब्लड के बारे में, थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे। जो ये ब्लड है इसको हम कहते हैं ये मोबाइल टिश्यू है। मोबाइल टिश्यू मतलब क्या होता है? मोबाइल टिश्यू होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरता होगा, या इसको कहते हैं ये चलता फिरता टिश्यू है। अब हम ब्लड को कहते हैं मोबाइल टिश्यू। दूसरी बात, ब्लड जो होता है, ब्लड ये एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? इसको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स जो होती है इनमें नो पावर ऑफ डिवीजन होता है। इसका मतलब कि ये ब्लड सेल्स जो है ये डिवाइड नहीं होती है। जैसे हमारी बॉडी के बाकी सेल्स डिवाइड होते हैं मगर ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं होते। इसको कहते हैं इसमें नो पावर ऑफ डिवीजन होता है, इनमें डिवीजन नहीं होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं
फॉल्स टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें होते इसमें फाइबर्स नहीं होते, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसमें फाइबर्स भी मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए भी इसको हम फॉल्स टिश्यू कहते हैं। और जो ये ब्लड मैट्रिक्स जो है, या मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जिससे हम कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है, ये सिंथेसाइज होता है लिवर और लिम्फाइड ऑर्गन्स में। जो ब्लड होता है ये प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, एक ये प्रोड्यूस होता है लिवर में और लिम्फाइड ऑर्गन्स में, लिम्फाइड ऑर्गन्स में। ये तीन बातें हम देखते हैं। पहली बात, इसमें नो पावर ऑफ डिवीजन होते हैं ब्लड सेल्स में। दूसरी बात, ब्लड में फाइबर्स नहीं होते। तीसरी बात, ब्लड जो प्रोड्यूस होता है ये लिवर और लिम्फाइड ऑर्गन्स में होता है। ये तीन बातों को मद्देनज़र रखकर हम कहते हैं कि ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमने दो बातें यहाँ पर सीखी, एक तो ब्लड मोबाइल टिश्यू है, दूसरा जो ब्लड है ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल टिश्यू में आपने देखा है ये बॉडी के हर सेल तक जाता है या हर टिश्यू तक जाता है, ये चलता फिरता टिश्यू है, इसलिए हम इसको मोबाइल टिश्यू कहते हैं। दूसरी बात है कि ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इस वजह से यह है कि इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता, इसमें फाइबर्स नहीं होता है, और जो ब्लड है ये लिवर और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होता है। एक और बात ब्लड के बारे में हम यहाँ पर करेंगे, वो है कि जो ब्लड है, जो ब्लड है ये इसमें तकरीबन एक ह्यूमन यानी एडल्ट ह्यूमन, इसमें होता है 5 से 5.5 लीटर ब्लड। अगर हम ह्यूमन की बात करें, एडल्ट ह्यूमन, एक बालिग इंसान की बात करें, तो इसमें होता है 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है एक ह्यूमन एडल्ट में। दूसरी बात क्या है, इसमें जो ब्लड होता है इसकी सर्कुलेशन जो होती है, ब्लड इसकी सर्कुलेशन जो होती है हार्ट, फ्रॉम हार्ट से, आर्टरी से, वेनस से और कैपिलरी से। एक बात यह है, ब्लड जो इसकी सर्कुलेशन होती है उसमें काम करता है, इसमें रोल होता है हार्ट का, आर्टरीज का, वेनस का और कैपिलरीज का। तो हम देखते हैं कि जो ब्लड है ह्यूमन एडल्ट में 5 से 5.5 लीटर होता है। दूसरी बात, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वह हार्ट, आर्टरीज और वेनस से होती है, वेनस और कैपिलरीज से होती है। अब जो ये ब्लड है, ब्लड के बारे में एक और बात है, इसका पीएच वैल्यू क्या है, यानी ब्लड का पीएच क्या है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, ब्लड का पीएच है। इसका मतलब है कि ब्लड जो है ये तकरीबन न्यूट्रल है। अगर हम पीएच स्केल पे देखेंगे, पीएच स्केल पे जो भी कोई फ्लूइड या कोई चीज़ 7, जिसका वैल्यू 7 होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। मगर इसका वैल्यू 7.4 है, मगर ये थोड़ा बेस की तरफ जाता है, तो हम कहेंगे जो ब्लड है ये थोड़ा बेसिक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक है। क्योंकि न्यूट्रल का जो पूरा न्यूट्रल होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7, मगर इसका पीएच वैल्यू है 7.4, इसलिए ये बेस की तरफ थोड़ा जाता है, बेस की तरफ। तो हम कहते हैं जो ब्लड है इसका पीएच वैल्यू 7.4 है। यहाँ पर एक और बात है, जो ब्लड होता है ना, इसमें क्या है, ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है आर्टरीज में ज़्यादा होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू आर्टरीज में मोर होता है, और जो वेनस होती है, वेनस में इसका पीएच वैल्यू लेस होता है। तो एक और बात यहाँ पर बन गई, वो है कि ब्लड का पीएच जो होता है आर्टरीज में मोर होता है और वेनस में लेस होता है। ये भी एक बात हमें ब्लड के बारे में याद रखनी चाहिए। तो अब हम करेंगे और बात इसके मतलब, वो है जो ब्लड है
ये दो मेन चीज़ों का बना हुआ होता है। दो इसमें टू मेन थिंग्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं ये ब्लड कॉर्पस्कल्स है। ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, या इनको हम कहते हैं ब्लड सेल्स भी। ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। तो पहली बात हम करेंगे प्लाज्मा के बारे में। यहाँ पर ये बात हम फिर से दोहराते हैं कि ब्लड जो होता है दो चीज़ों का बना हुआ होता है। एक प्लाज्मा है और दूसरा होता है जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हम पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्लाज्मा क्या है? ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन है और नॉन लिविंग सब्सटेंस है। तो हमने देखा प्लाज्मा जो है अल्कलाइन होता है और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है। 55% ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसका मतलब कि 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। जो सारा ब्लड है इसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा के बारे में एक और बात यह है कि ये पेल येलो होता है। पेल येलो होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है और इसके बारे में एक और बात है, ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ये क्लियर फ्लूइड होता है। क्लियर फ्लूइड होता है, बिल्कुल पेल येलो होता है, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट होता है और बिल्कुल ये क्लियर फ्लूइड होता है। तो ये हो गई कुछ बातें किसके मतलब? प्लाज्मा के मतलब। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा है हम देखेंगे अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी सबस्टेंसेस होती है, इसके अंदर कौन कौन सी सबस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम अगर देखेंगे इसमें 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। खाली जो प्लाज्मा है इसमें वाटर कितना मौजूद होता है? इसमें वाटर मौजूद होता है 90 to 92% होता है इसमें वाटर। ठीक है ना, क्लियर है ना। दूसरी बात, जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। इसके अंदर मौजूद होती है प्रोटीन्स की अहम बात है, इसके अंदर होते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन्स होते हैं 6 से 8%। इन प्रोटीन्स में कुछ अहम प्रोटीन्स आते हैं। इनमें से एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। एक प्रोटीन इसके अंदर आता है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन जो आता है इसके अंदर उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन। तीसरा प्रोटीन जो इस प्लाज्मा के अंदर आता है इसको कहते हैं हम अमाइनोग्लोबुलिन। तो प्रोटीन्स जो हमने बात की, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक और होता है इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और एक होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। यहाँ हम इसको कहते हैं फाइब्रिनोजन। तो इसके अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अमाइनोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन,
फाइब्रिनोजेन। अब जो हमने ये प्रोटीन्स देखे, इनमें से 3 प्रोटीन्स अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजेन। तो हम देखते हैं जो एल्ब्यूमिन है इसका क्या काम होता है। इसमें हम एक ट्रिक याद रखेंगे, उस ट्रिक को हम कहते हैं ODC। एक ट्रिक हम याद कर रखेंगे, इससे हमें इनकी फंक्शंस याद रहती हैं। पहला जो है वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन का काम होता है कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस हमारी बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस होते हैं वो यही प्रोटीन करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे O, ठीक है ना। दूसरा जो है वो है ग्लोबुलिन। इसकी अहम फंक्शन जो होती, जो काम ये हमारी बॉडी में करता है, वो है ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का बनाता है। डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। कौन बनाता है? ग्लोबुलिन। तो इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है इसके लिए, हम इसके लिए D रखेंगे। जैसे इसके लिए O रखा, इसके लिए D रखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो ग्लोबुलिन है ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। तीसरा जो है वो फाइब्रिनोजेन है। ये क्या काम करता है? इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे C। इसका मतलब अब हमने याद रखा ODC। ODC मीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, D का मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म, और C का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग। तो जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, इनकी जो फंक्शन है वो है ऑस्मोटिक बैलेंस, डिफेंस मैकेनिज्म और ब्लड क्लॉटिंग। तो ये है थोड़ी सी जानकारी प्लाज्मा के बारे में। मेरे ख्याल में प्लाज्मा के बारे में जो हम जानकारी दे रहे हैं आपको समझ। अब हम ये ट्रिक इस तरह से भी याद रखेंगे, AGF डिवाइड बाय ODC। इसका मतलब है एल्ब्यूमिन, इसका मतलब है ग्लोबुलिन, इसका मतलब है फाइब्रिनोजेन। जो एल्ब्यूमिन की फंक्शन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो ग्लोबुलिन की फंक्शन है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, और जो फाइब्रिनोजेन की फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग है। तो इस तरह से भी आप ट्रिक याद रख सकते, AGF बटा ODC। तो ये प्लाज्मा के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी इसमें होते हैं। जो प्लाज्मा है इसमें कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो प्लाज्मा है इसमें अब एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में इनमें क्या आता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है वो अमोनिया होता है। इसके बाद इसमें आता है यूरिया, ठीक है ना, और इसके बाद आता है यूरिक एसिड। ये भी प्लाज्मा में पाया जाता है, ये भी हम प्लाज्मा के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं, मगर ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, या जिन्हें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या चीज़ होते हैं? देखिए, इसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। मगर ये तीनों चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर ये गैसेस जो होते हैं, ये गैसेस होते हैं, मगर ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ पाई जाती हैं। और इसके बाद इसके अंदर होते हैं कुछ एंटीकोगुलेंट्स, इसके अंदर कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं
और क्या होते हैं इसके अंदर, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये बात चल रही है सारी प्लाज्मा की। तो आपने देखा यहाँ पर इसके अंदर डिजॉल्व्ड गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा इसमें होते हैं एंटीकोगुलेंट्स, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। तो एक और बात यहाँ पर है, वो है कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स है। इन न्यूट्रिएंट्स में खास एक न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज भी यहाँ पर होते हैं। इसके बाद फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स भी इसके अंदर होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके अंदर होते हैं फैट्स, इसके अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स, और होता है इसमें न्यूक्लियोसाइड्स। और इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो हमने देखा जो प्लाज्मा, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा जो होता है वो ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसके अलावा फैट्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोसाइड्स होता है। जो हो गई प्लाज्मा की बात। और एक बात यहाँ पर प्लाज्मा की बनती है, अगर हम प्लाज्मा से बाहर निकालेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो ये प्लाज्मा है, अगर इस प्लाज्मा से हम रिमूव करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग में मदद करे, वो फैक्टर्स वो हम रिमूव करेंगे प्लाज्मा से, तो इसको हम कहते हैं सीरम। मगर जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये एक ही नहीं होता है, इसमें होता है 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा के अंदर होते हैं 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स। वो 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे उनके नाम। वो 12 फैक्टर्स जो है प्लाज्मा के अंदर है, जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स के, वो आगे हम पढ़ेंगे। मगर अगर इन 12 फैक्टर्स को हम बाहर निकालेंगे प्लाज्मा, तो इसको कहते हैं हम सीरम। तो ये हो गई प्लाज्मा की बात। ये हो जी। तो हमने कहा कि किसी जगह मैंने देखा है किताब पर, ये प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये 13 भी वहाँ पर है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है। और कुछ किताबों में लिखा है कि ये 12 फैक्टर्स है, क्योंकि मेरे पास शायद ये पुरानी किताब है, इसमें 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स है। और मैंने नेट पे शायद देखा होगा, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो 13, वहाँ पर 13 दिखाए गए हैं। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की, और प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर्स होते क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर इनको हम बाहर निकालेंगे तो ये इसको हम सीरम कहते हैं। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है और 13 भी है, 13 या 12। तो हम ये याद रखेंगे, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये लोड भी करना है, इसमें अपलोड करना है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर तो 2G चलता है, तो लोड करने में बहुत दुश्वारी आती है। कम से कम 4-5 घंटे ये लेता है लोड करने में। तो आज के लिए मेरे ख्याल में सफिशेंट है। कल हम दूसरा क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए